कल हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है इससे क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो याद रखना है कि यह जो है चूने का पानी यह कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो दूधिया हो जाएगा। किसके कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। अब याद रखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है यह ईंधन नहीं है। क्या है, ईंधन नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, ईंधन नहीं है, जलने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अब नाइट्रोजन का हम लोग बात करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजनीकृत नहीं होता। नाइट्रोजन क्या है, यह ऑक्सीकृत नहीं होता है। कैसे होगा, ऑक्सीकृत नहीं होता है। दूसरा बात, यह जो है और जल वाष्प जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है यह जिम्मेवार है। तो अब हम लोग, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दिया है ईस्ट। याद रखना है कि ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का सही क्रम क्या है। अब याद रखना है कि अवायवीय क्या है, अवायवीय क्रिया का सही क्रम। तो याद रखना है कि सबसे पहले बात है कि इसमें आएगा, सभी में देख रहे हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी माइक्रोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ऑक्सीकरण होगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होगा, इसमें अवायवीय शोषण नहीं होगा। इसमें जो है इसमें याद रखना है कि इसमें एटीपी का निर्माण होगा। क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। नेक्स्ट बात है कि इसे कोशिका का हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसका, कोशिका का। किसको, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अब इम्पोर्टेंट, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया वाला फर्स्ट ऑप्शन नहीं कट जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड ऑप्शन कट जाएगा। अब याद रखना है कि ग्लूकोज जो है, क्या बोल रहे हैं, ईस्ट कोशिका द्रव। तो ये सही है, ये भी सही। तो ऑप्शन यह बी और डी हो सकता है। तो ग्लूकोज के साथ जो है पायरुवेट बनेगा। ठीक है, कोशिका द्रव। लेकिन ईस्ट में लैक्टिक अम्ल जो है नहीं निर्माण, इसमें क्या होगा, इथेनॉल का निर्माण होगा। इसका होगा इथेनॉल का। तो आपका ऑप्शन डी जो है यह परफेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन डी। अब हम लोग देखेंगे, तो याद रखना है कि ग्लूकोज में भी जो है कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, 6 अणु। और क्या है, ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु। और जो है आपके पायरुवेट में भी जो है किस चीज के, कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे। दिया है कि इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। याद रखना है कि वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन में जब हम जैसे ही बात करेंगे, तो वायवीय श्वसन की जब हम लोग बात करेंगे, तो वायवीय श्वसन में सबसे परफेक्ट बात है कि इसमें O2 की क्या होगी, उपस्थिति होगी। किसकी होगी उपस्थिति, तो O2 की। किसकी, तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अब याद रखने वाला बात है कि कार्बन के इसमें भी कार्बन के कितने 6 पाए जाएंगे, और पायरुवेट में कितने हैं, तो कार्बन के कितने 5 अणु पाए जाएंगे। अब याद रखना है कि पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट के साथ जब भी होगा तो
ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या होगा वायवीय श्वसन में जब भी होगा तो ऊर्जा, तो पायरुवेट में जिसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं है तो ये निगेटिव हो गया। यह ऊर्जा दोनों इसमें उत्पन्न हो रहा है तो यह सही है। और याद रखिएगा जब पायरुवेट में ऊर्जा उत्पन्न होगा तो जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से करेगा इसके बाद में भी ऊर्जा उत्पन्न होगा इसके समीकरण में। तो इसमें क्या है, ऊर्जा की जो है यहाँ पर ऊर्जा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी सही है, यानी कि ग्लूकोज कोशिका तरफ, फिर पायरुवेट और ऊर्जा, फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया में CO2 H2O और ऊर्जा का जो है निर्माण करेगा। इस चीज़ को हम लोग कुछ समीकरण इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग जूम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 एरोमार्क ऑक्सीकरण या वायवीय, इसको हम लोग इरेज करते हैं, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में होगा तो क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 जो है ATP। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कितने ATP का निर्माण होगा, तो 38 ATP का निर्माण होगा। अब इसके बाद में एक और जब होगा तो याद रखिएगा कि 6C6H12O6 एरोमार्क वायवीय में क्या होगा, वायवीय श्वसन में इसमें क्या निर्माण होगा, तो 2 लैक्टिक एसिड्स प्लस 2 ATP क्या बनेगा, 2 ATP का निर्माण होगा। कहाँ पे, तो हुमेन में। कहाँ पे, हुमेन में। चलिए कितना, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि 38 ATP इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्वसन के संबंध में, किसके संबंध में, तो श्वसन के संबंध में, मतलब हम लोग श्वसन के संबंध में देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो श्वसन के संबंध में देखेंगे तो दिया है कि एक में अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की, अंतः श्वसन जो होता है उसमें पसलियां भीतर की तरफ चली जाती है। कहाँ पे, तो अंतः श्वसन में पसलियां भीतर की तरफ चली जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, उठ जाता है। तो यह जो है गलत है। क्या है, यह गलत है। कूपिकाओं के भीतर गैस का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर ही कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। तो कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। तो क्या है, कूपिकाओं की वायु में चला जाएगा, तो हाँ यह आपका सही है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। तो याद रखना है, तो यह क्या है, गलत है। कूपिकाओं के कारण गैस के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। तो यह आपका सही है। क्या है, सही है। तो आपका हो जाएगा बी और डी, यानी कि 2 और 4। 2 और 4 हम लोग ऑप्शन देखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे दिया है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन जब हम लोग करते हैं उसके दौरान जो है वायु प्रवाह का सही मार्ग, तो याद रखना है जब हम लोग अंतः श्वसन करेंगे तो नसद्वार जो होता है, नसद्वार से दिया है, नसाद्वार से कंठ। क्या नसाद्वार से डायरेक्ट कंठ पे जाता है, तो नहीं, तो यह आपका गलत हो गया। नसा मार्ग, ठीक है, नसाद्वार, श्वास नली, ग्रासनी, कंठ को क्या, यह भी गलत है। श्वास नली दिया, कंठ, तो ये गलत हो गया।
नसद्वार, ग्रासनी, कंठ, श्वास नली और कुपिका, यह आपका जो है सही है। श्वसन के दौरान गैस का विनिमय कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि श्वसन के दौरान जो है गैस का विनिमय कहाँ होगा? तो श्वसन के दौरान जो है गैस का विनिमय कहाँ होगा? तो कुपिकाओं में। अब कुपिकाओं में क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन यह जो है ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इसमें जो है क्षेत्रफल भी क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होता है। क्या होगा? अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, जो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है अधिक होता है। तीसरा, यह एक फेफड़े का जो है क्या है? फेफड़े का, यह फेफड़े का भाग है। क्या है? यह फेफड़े का भाग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ चलेंगे। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? किसके बारे में? तो हृदय के बारे में। याद रखिए कि हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो दिया है बायां। सबसे पहले हृदय के बारे में जानेंगे तो याद रखेंगे, जैसे ही हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो एक बात हमको पढ़ना होगा, सीरा, और इसमें हमको पढ़ना है फुस धमनी। क्या है? फुस धमनी। जो सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। क्या करेगा? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। एक आता है आपका धमनी, फुसफुस, सीरा, यह क्या करेगा? तो यह आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। किसका करेगा? शुद्ध रक्त का। अब यहाँ पे याद रखना है कि हृदय में जो होते हैं, हृदय में आपके 4 व्यस्म पाए जाएंगे। ऊपर जो होगा अलिंद होगा, यानी कि ऊपर क्या होगा? अलिंद होगा, और नीचे का जो भाग होगा यह आपका निलय होगा। क्या होगा? निलय होगा। इसमें 2 अलिंद पाए जाएंगे और 2 निलय पाए जाएंगे, यानी कि कितने होंगे? तो 4 कोष्ठ पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 4 कोष्ठ पाए जाएंगे। यह बात आप समझ लीजिए, कितने चोट? 4 कोष्ठ पाए जाएंगे। ठीक है, और दायां अलिंद और दायां निलय। याद रखिएगा, दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, यह अशुद्ध क्या करेगा? अशुद्ध रक्त का जो है प्रवाह करेगा। और यह जो है बायां अलिंद और बायां निलय जो है यह किसका प्रवाह करेगा? तो शुद्ध रक्त का। याद रखना है कि किसका प्रवाह करेगा? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। अब हम लोग देखेंगे इसको कि इसमें देखेंगे तो बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है। तो बायां अलिंद याद करना है, बायां अलिंद तो ऑक्सीजनित, जबकि दायां अलिंद फेफड़े में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। तो यह आपका गलत हो गया। अब देखेंगे बायां निलय ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो ये आपका बायां हो गया। क्या हो गया? बायां हो गया, तो शुद्ध करेगा, तो ऑक्सीजनित करेगा। जबकि दायां निलय, ये क्या हो गया आपका? दायां निलय विऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़े में पंप करता है। तो ये बात, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। बाएं अलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। तो ये आपका गलत हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अब दिया है
के संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम लोग देखेंगे तो एक होता है कपाट। तो कपाट जो होता है, अब हम लोग देखेंगे कपाट की। तो कपाट एक होता है त्रिदलीय कपाट, और दूसरा होता है द्विदलीय कपाट। क्या होता है? द्विदलीय कपाट। यह कपाट दोनों बाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होता है। एक बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। तो त्रिदलीय कपाट जो है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि त्रिदलीय कपाट कहाँ पाया जाता है, द्विदलीय कपाट कहाँ पाया जाता है। इसका काम जो है ब्लड को रोकना है। क्या करना है? ब्लड को रोकना है। तो याद रखिए कि यह जो, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये त्रिदलीय कपाट और द्विदलीय कपाट यह क्या करता है? ब्लड को रोकने का काम करता है, एक जगह से दूसरे में जाने के रोकता है। तो क्या होगा? हृदय के भीतर स्थित कपाट। अब हम लोग देखेंगे कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो याद रखिएगा। तो मानव एक द्विपरिसंचरण वाला है। मानव कैसा है? तो मानव के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मानव में द्विपरिसंचरण कैसा होता है? तो द्विपरिसंचरण होता है। ध्यान देना, क्योंकि इसमें आप लोग देखे होइएगा द्विपरिसंचरण होगा क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है इसके कारण। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो द्विपरिसंचरण में लेबियो, कैमेनिलियो और सैमाडिन, तो यह नहीं होगा। इसका ऑप्शन आपका बी जो है सही। 20 में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो पंप नहीं करता तो केवल याद रखना है, ये केवल तो पिसीज और एम्फीबिया। तो पिसीज होगा लेकिन एम्फीबिया नहीं होगा। एम्फीबिया इसमें नहीं होगा, एम्फीबिया पर। तो केवल पिसीज में क्या करता है? पंप नहीं करता है। तो पिसीज में याद रखिए, पिसीज में पंप करने के लिए क्या आएगा? तो इस पिसीज में जो है आपका मछली आता है, और मछली को पंप करने के लिए क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है, जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स के द्वारा यह पंप करता है। फिर हम लोग कल जो है 21 से लेकर के 35 तक हम लोग कल इसको खत्म करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।